नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है छायावादी युग हिंदी आलोचना। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने हिंदी आलोचना में भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना को देखा, द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना को देखा और अब हम चर्चा कर रहे हैं छायावादी हिंदी आलोचना। और इसके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो शीर्षक दिया हुआ है समालोचना और काव्य मीमांसा, यानी कि एक तरफ हिंदी आलोचना जिसको कि समालोचना नाम दिया गया है और दूसरी तरफ काव्य मीमांसा यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जो प्रभाव था इस दौर में, उसका भी मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। जिसमें कि हम पढ़ते हुए देखेंगे कि वो जर्मनी के आलोचकों की बात करते हैं, फ्रांस के आलोचकों की बात करते हैं, इटली, रूस, स्वीडन इत्यादि की बात करते हैं। कलावाद, अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद का आपस में तुलना भी करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक हिंदी आलोचना का जो स्वर्ण काल रहा है, उसको हम इस दौर में देख सकते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद इस समय के एक बड़े आलोचक के तौर पर सामने दिखाई पड़ते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते-करते पहुँच गए टॉपिक नंबर 77 के ऊपर और जितने भी टॉपिक्स पर हमने चर्चा की है, सभी आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, सीईटी, पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम सब्जेक्टिव तौर पर चीज़ों को देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ढेर सारे प्रश्न आज के वीडियो लेक्चर से आपको दिखाई पड़ेंगे। तो चलते हैं हम विस्तार से बातचीत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को जब आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा समालोचना और काव्य मीमांसा। लिखते हैं इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला, गुण दोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्ति की छानबीन की ओर भी ध्यान दिया गया। इसके पहले हमने भारतेंदु युग के बारे में जब चर्चा की थी या फिर द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना की बात की थी, तो ज्यादातर आलोचना के केंद्र में रचना या फिर रचनाकारों के गुण दोष का मूल्यांकन था। लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि समालोचना का आदर्श यानी कि उसका जो प्रतिमान है उसमें भी बदलाव हुआ। गुण दोष के कथन से आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्ति की छानबीन की ओर भी हिंदी आलोचकों का ध्यान गया। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि कोई भी रचनाकार अपने बाह्य परिस्थिति से प्रभावित होता है और अंतः प्रवृत्ति से भी प्रभावित होता है। जिन भी रचनाओं को हम देखते हैं उसमें रचनाकार के ऊपर इन दोनों प्रभावों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो छायावादी हिंदी आलोचना के अंतर्गत हमने देखा कि जो भी आलोचक आलोचना के क्षेत्र में काम कर रहे थे, अब गुण दोष से ऊपर उठते हुए कवियों की विशेषताओं को लेकर और फिर कवि ने उस रचना को क्यों की, उसके अंतः प्रवृत्ति की भी छानबीन करने की कोशिश की थी। लिखते हैं कि तुलसीदास, सूरदास, जयसी, दीनदयाल गिरि और कबीरदास की विस्तृत आलोचनाएं पुस्तककार और भूमिकाओं के रूप में भी निकली। इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, सूर और जायसी पर विस्तृत समीक्षाएं लिखी, जिनमें से प्रथम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से पुस्तककार छपी है। शेष दो क्रमशः भ्रमर गीत सार और जैसी ग्रंथावली में सम्मिलित है। और आप देख रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल जिस चतुराई के लिए जाने जाते हैं कि वो बहुत बार कवियों का नाम नहीं लेते हैं, साहित्यकारों का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। और जब उनकी बारी आई तो वहां पर भी वो अपना खुद का नाम नहीं लिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये इतिहास ग्रंथ सभी के पास है, लेकिन उस चतुराई को आप यहाँ पर पकड़ लिए होंगे। शुक्ल जी ने लिखा, इस इतिहास के लेखक यानी जिस हिंदी साहित्य का इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके लेखक यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीन कवियों पर, तुलसी, सूर और जायसी पर विस्तृत समीक्षाएं लिखी हैं, जिनमें एक किताब गोस्वामी तुलसीदास प्रकाशित हो चुकी है और दो का जो नाम है वो है भ्रमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली।
और आप देखेंगे कि ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में प्राय सवाल के रूप में आता है कि गोस्वामी तुलसीदास किसकी पुस्तक है, भ्रमर गीत सार किसके द्वारा संपादित किया गया है, कुल पदों की संख्या कितनी है, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे और जैसी ग्रंथावली की भूमिका से खूब सवाल पूछे जाते रहे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर देखिए अपने नाम का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले इस चीज को समझ गए कि ये इतिहास के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आगे वो लिखते हैं कि स्वर्गीय लाला भगवान दीन की सूर, तुलसी और दीनदयाल गिर की समालोचनाएं उनके संकलित और संपादित सूर पंचरत्न, दोहावली और दीनदयाल गिरी ग्रंथावली में सम्मिलित है। अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सूर पंचरत्न नाम की जो पुस्तक है किसकी है, तो लाला भगवान दीन जरूर ध्यान में रखिए। दोहावली को लेकर हम तुलसीदास की रचना जरूर पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर आलोचनात्मक किताब के रूप में लाला भगवान दीन ने लिखा और उन्होंने दीनदयाल गिरी की ग्रंथावली का भी संपादन किया हुआ है। तो तीन बड़े कवियों का नाम आप देख रहे हैं कि सूर हो गए, तुलसी हो गए, इसके बाद दीनदयाल गिरी हो गए, जिसकी चर्चा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने भी किया हुआ है। पहले तो अपनी तीन किताबों का जिक्र उन्होंने किया। आपने देखा होगा एक त्रिवेणी नाम की भी पुस्तक आती है जिसमें सूर, तुलसी जैसी की बात की गई है, उसके क्रम को भी आप ध्यान में रखेंगे और इन कवियों को आधार बनाते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलग अलग पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। लाला भगवान दीन ने भी उसी तरीके से कुछ किताबें लिखी जिसमें सूर और तुलसी तो रिपीटेड देख लिए जाएंगे, लेकिन दीनदयाल गिरी आप देख रहे हैं कि हाशिए पर रहने वाले कवि पर काम लाला भगवान दीन ने किया। ये उस जमाने के आलोचना में एक नया काम था। आगे लिखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की कबीर समीक्षा उनके द्वारा संग्रहित कबीर वचनावली के साथ और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की कबीर ग्रंथावली के साथ भूमिका रूप में सन्निविष्ट है। और आपने परीक्षाओं में देखा होगा कई बार पूछा जाता है कि कबीर वचनावली किसकी पुस्तक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर पर पुस्तक लिखी, कबीर वचनावली। शुरुआती दौर की ये सब पुस्तकें हैं। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर पर कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली नाम से लिखी। इसके बाद हिंदी में पहली पीएचडी करने वाले जो उस जमाने के विद्यार्थी थे और संपादक के तौर पर जाने जाते हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, जिनका कि आप गोरखवाणी भी देखे होंगे। यहाँ पर उन्होंने कबीर ग्रंथावली नाम से एक पुस्तक लिखी, ये दोनों कबीर को ध्यान में रखते हुए। जबकि आपने देखा कि सूर तुलसी पर खूब लिखी गई, जैसी पर भी आलोचनाएं लिखी गई, लेकिन कबीर को आलोचकों ने थोड़ा सा पीछे रखा, लेकिन कुछ आलोचक थे जिनकी नजर उधर गई। तो आप देख रहे हैं कि कबीर को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं और कौन कौन से उसके आलोचक हैं। आगे एक सूची दी गई है जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूची है, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इसके उपरांत कलाओं और साधनाओं का तांता बधा था और केशव की काव्य कला श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, गुप्त जी की कला प्रोफेसर सत्येंद्र, प्रेमचंद की उपन्यास कला पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज, प्रसाद की नाट्य कला, पद्माकर की काव्य साधना अखौरी गंगा प्रसाद सिंह, प्रसाद की काव्य साधना श्री रामनाथ लाल सुमन, मीरा की प्रेम साधना पंडित भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आलोचकों के उपनाम भी आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। माधव, सुमन, द्विज, इनको जरूर ध्यान में रखिए। और क्रमशः केशव को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं पसंद किए थे, लेकिन कृष्ण शंकर शुक्ल ने केशव की काव्य कला पर चिंतन किया, विचार किया। इस पुस्तक का नाम जरूर ध्यान में रखिए, खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। गुप्त जी की कला यानी कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिखा प्रोफेसर सत्येंद्र जी ने। प्रेमचंद की उपन्यास कला के बारे में लिखा जनार्दन प्रसाद झा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रसाद, पद्माकर और मीराबाई के ऊपर अलग अलग आलोचकों ने किताबें लिखी हैं। तो इन किताबों को जरूर अपने नोट में आप नोट कर लीजिए या फिर इस किताब में टिक लगा लीजिए कि ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, एक दूसरे के आगे पीछे ऊपर की किताबें निकली। इनमें से कुछ पुस्तकें तो समालोचना की असली पद्धति पर निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ढंग लिए हुए चली हैं तथा कवि के बाह्य और आभ्यंतर दोनों का अच्छा परिचय कराती हैं,
जैसे केशव की काव्य कला, गुप्त जी की कला। केशव की काव्य कला में पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने अच्छा विद्वत्तापूर्ण अनुसंधान भी किया है। उनका कविवर रत्नाकर भी कवि की विशेषताओं को मार्मिक ढंग से सामने रखता है। पंडित गिरिजादत्त शुक्ल उपनाम इनका गिरीश दिया गया है। इनके द्वारा लिखित गुप्त जी की काव्य धारा में भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना के विविध पक्षों का सूक्ष्मता और मार्मिकता के साथ उद्घाटन हुआ है। पद्माकर की काव्य साधना द्वारा पद्माकर के संबंध में बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है। इधर हाल में पंडित रामकृष्ण शुक्ल ने अपनी सुकवि समीक्षा में कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी, भूषण, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ रामचंद्र शुक्ल उस समय हिंदी आलोचना में नहीं लिख रहे थे, बल्कि कृष्ण शंकर शुक्ल को आपने देखा, साथ में आपने देखा गिरिजादत्त शुक्ल, पूरा आप देख रहे हैं। इसीलिए इस कालखंड को अगर आलोचना के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना कहा जा सकता है। तमाम आप शुक्लों को देख रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल के अलावा रामकृष्ण शुक्ल का नाम आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और उन्होंने जितने भी कवि हैं, आप देख रहे हैं कि करीब 9-10 कवियों के बारे में उन्होंने लिखा। कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी, आभूषण, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद, 11 ऐसे प्रमुख कवियों के ऊपर रामकृष्ण शुक्ल ने आलोचनात्मक किताबें लिखी या फिर समीक्षात्मक लेख लिखे। मीरा की प्रेम साधना भावात्मक, जिसमें माधव जी मीरा के भावों का रूप पहचान कर उन भावों में आप भी मग्न होते दिखाई पड़ते हैं। इन सब पुस्तकों से हमारा समीक्षा साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ, इसमें संदेह नहीं। शांतिप्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य निर्माता नाम की एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वर्तमान कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं का अपने ढंग का अच्छा आभास दिया है। तो यहाँ पर शांतिप्रिय द्विवेदी, आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, इन्होंने कामायनी को उपनिषद की भी संज्ञा दी हुई है। शांतिप्रिय द्विवेदी की पुस्तक का नाम है हमारे साहित्य निर्माता। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जितने भी विद्यार्थी धैर्य बनाकर इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लिए होंगे। अब वो परीक्षाओं में लीड कर जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी तथ्यों को यहाँ पर बताया गया है उनको जरूर अपने ध्यान में रखिए, स्टोरी के रूप में ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ठीक ठिकाने से चलने वाली समीक्षाओं को देख जितना संतोष होता है, किसी कवि की समीक्षा के नाम पर उसकी रचना से सर्वथा असंबद्ध चित्रमयी कल्पना और भावुकता की सजावट देख उतने ही ग्लानि होती है। रामचंद्र शुक्ल ने चित्रमयी कल्पना और भावुकता को आलोचना के क्षेत्र में कमजोरी माना है। इसलिए इन्होंने लिखा कि समीक्षाओं को देखकर तो संतोष होता है कि हिंदी आलोचना समृद्ध हो रही है, चाहे वो किसी कवि की समीक्षा की गई हो, चाहे उसकी रचना की समीक्षा की गई हो, लेकिन जो असंबद्ध तरीके से चित्रमयी कल्पना और भावुकता का मिश्रण किया गया है, उसको देखकर थोड़ी सी चिंता होती है या फिर ग्लानि होती है। लिखते हैं कि यह सजावट अंग्रेजी के अथवा बंगला के समीक्षा क्षेत्र से कुछ विचित्र, कुछ विदग्ध, कुछ अतिरंजित चलते शब्द और वाक्य ला लाकर खड़ी की जाती है। यानी कि हिंदी आलोचना में जो चित्रमयी कल्पना का समावेश हुआ है या भावुकता का समावेश हुआ है, उसमें कहीं न कहीं तत्कालीन अंग्रेजी समीक्षा और बांग्ला समीक्षा का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। लिखते हैं, कहीं-कहीं तो किसी अंग्रेजी कवि के संबंध में की हुई समीक्षा का कोई खंड ज्यों का त्यों उठाकर किसी हिंदी कवि पर भिड़ा दिया जाता है। ऊपरी रंग ढंग से तो ऐसा जान पड़ेगा कि कवि के हृदय के भीतर सेंध लगाकर घुसे हैं और बड़े-बड़े गूढ़ कोने झांक रहे हैं। पर कवि के उद्धृत पद्यों से मिलान कीजिए तो पता चलेगा कि कवि के विविध भावों से उनके वाग विलास का कोई लगाव नहीं। यहाँ पर देखिए रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि यहाँ के कवियों की जो आलोचना की जा रही है या फिर उनकी रचनाओं की समीक्षा की जा रही है, वो पूरा अंग्रेजी ढंग की जो आलोचना है उसके आधार पर की जा रही है। भले उस कवि के उद्देश्य को न देखा जा रहा है,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ठीक स्थिति कुछ वैसी ही है, जैसे बहुत सारे लोग रहते तो हैं यूपी, बिहार, भारत में, लेकिन वो बात करते हैं अमेरिका की, चीन की, ठीक है, यूरोप की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि महीने, 2 महीने, सप्ताह भर में वो आते-जाते रहते हैं। लेकिन सुनी-सुनाई चीज़ें, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कुछ यही संकेत है कि अपने हिंदी आलोचना के प्रतिमानों पर आगे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कहीं न कहीं वो अंग्रेजी और बांग्ला की समीक्षा से प्रभावित हो गई और कवियों को जोड़कर उसकी समीक्षा करना शुरू हो गई और भले कभी उस संदर्भ में अपनी रचनाएँ न किया हो या फिर साहित्यकार ने न किया हो। वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बातें कर रहा हो, लेकिन उसकी रचनाओं का मूल्यांकन हम पाश्चात्य सिद्धांत के आधार पर करने लगे। और जब हम छायावादी युग की हिंदी आलोचना को पढ़ रहे हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में पाश्चात्य सिद्धांत, जिसको कि हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र कहते हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को अच्छे से आपको समझना है, तो हमने बड़ी ही मेहनत से, सूत्रात्मक टाइप से एक वीडियो बनाई हुई थी कि अब पाश्चात्य काव्य शास्त्र समझना बहुत ही आसान है। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर हल कर लेंगे। लगभग लाख से ऊपर उसमें व्यूज़ है। आप देखेंगे पॉपुलर वीडियोज़ में वो पहले नंबर पर वीडियो है। तो उसको आप देखिए और इसके समानांतर हिंदी आलोचना के समानांतर आपको पाश्चात्य आलोचना भी देखना होगा। आपको क्रोचे, कॉलरिज, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, इन लोगों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ब्रैडले इत्यादि का नाम भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल समीक्षात्मक किताबों से तो काफ़ी खुश हैं कि ढेर मात्रा में निकल रही हैं। लेकिन जो आलोचना के प्रतिमान हैं, वो यहाँ के न होकर कहीं अंग्रेजी आलोचना से मिल रहे हैं और कहीं बांग्ला से। आगे लिखते हैं कि पद्य का आशय या भाव कुछ और है, आलोचक जी उसे उद्धृत करके कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। एक चीज आप देखेंगे कि जो आलोचक है, ऐसा कहा जाता है कि आलोचक रचनाकार और पाठक के बीच में पुल का काम करता है। कई बार हम किसी रचना को पढ़ते हैं, तो जो पाठक है वो अपने विवेक के आधार पर उसका मूल्यांकन करता है। मान लीजिए आप कफन कहानी पढ़ रहे हैं, तो एक जो सामान्य पाठक होगा, वो यही कहेगा कि घिसू माधव कामचोर थे, काम नहीं करना चाहते थे। प्रेमचंद ने बड़ी अच्छी कहानी लिखी हुई है। लेकिन अगर कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखेगा, तो उसे दलित विमर्श से जोड़ेगा और उस समय की जो सामाजिक स्थितियाँ रही हैं, उनके हिसाब से उसका मूल्यांकन करेगा। तो यहाँ पर कहा गया कि जो कवि है, वो किसी दूसरे उद्देश्य से अपनी रचना को कर रहा है, लेकिन जो आलोचक है, वो अपना अलग ही राग अलाप रहा है। उसको पता ही नहीं है कि ये किस संदर्भ में कविता या फिर जो भी रचनात्मक काम हुआ है, किस संदर्भ में हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लेखनी थोड़ी-सी व्यंग्यात्मक लहजे में है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास ग्रंथ लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई व्यंग्यात्मक निबंध वो लिख रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, कवि के मानसिक इतिहास का एक आरोपित इतिहास तक किसी विदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास कहीं से लेकर वे सामने रखेंगे, पर इस बात का कहीं कोई प्रमाण न मिलेगा कि आलोच्य कवि के 25-30 पद्यों का भी ठीक तात्पर्य उन्होंने समझा है। ऐसे आलोचकों के शिकार छायावादी कहे जाने वाले कुछ कवि भी अभी हो रहे हैं। नूतन शाखा के एक अच्छे कवि हाल ही में मुझसे मिले, जो ऐसे कदरदानों से पनाह मांगते थे। अब सुनने में आ रहा है कि इस ढंग के ऊंचे हौसले वाले दो एक आलोचक तुलसी और सूर के चारों ओर भी ऐसा ही चमचमाता वागजाल बिछाने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने समकालीन आलोचकों की एक तरीके से आलोचना कर रहे हैं कि अब कभी भी आलोचकों से हाथ जोड़ लिए हैं कि प्लीज मेरा उद्देश्य ये है। इसीलिए छायावादी कवि इसके शिकार हुए। कई बार छायावादी कवियों को पलायनवादी कहने का भी आरोप लगा है कि दुनिया यानी भारत जो है वो स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है और छायावादी जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। बीएचयू में हमारे एक प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी इस पंक्ति का 2-3 दिन तक व्याख्या करते रह गए और वही कई बार इसको ये भी कहा जाता है कि जब जैसे भक्ति काल में कि अपने पौरुष से हताश निराश होकर ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचता है, वैसे ही छायावाद में भी आप देखेंगे
कि इतना मतलब कोलाहल सारी चीजें थी। तो कवि एकांत की खोज में, वो चिंतन मनन, एकांत में बैठकर केवल रोना धोना ही नहीं होता है बल्कि चिंतन मनन भी होता है। तो अलग अलग ढंग से व्याख्या की जाती रही है छायावादी कवियों को लेकर। आपने देखा कि ढेर सारी आलोचनात्मक पुस्तकें आई हैं, जिसमें छायावाद नाम की पुस्तक नामवर सिंह की आपने पढ़ी भी होगी। इसके अलावा आपने नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र इत्यादि की पुस्तक भी पढ़े होंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस समय लिखते हैं कि छायावादी कवियों का कइयों का मूल्यांकन पाश्चात्य सिद्धांत के आधार पर करने की कोशिश की गई, जबकि उनका उद्देश्य कुछ और ही रहा। आगे लिखते हैं, काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा चले काफी दिन हुए, पर ऐसी कोई समीक्षा पुस्तक देखने में न आई जिसमें उक्त शाखा की रचना क्रिया, यानी जो इसकी टेक्निक है, प्रसार के भिन्न भिन्न भूमियां सोच समझकर निर्दिष्ट की गई। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। अब यहाँ पर प्रोफेसर नगेंद्र इसलिए जिक्र किया गया है कि उस जमाने में नगेंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, और चूंकि हिंदी साहित्य के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया कि विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में जगह उसको मिल गई थी, तो जितने भी प्रोफेसर थे उन्होंने कुछ आलोचनात्मक किताबें भी लिखनी शुरू की, चाहे वो प्रवृत्तियों के आधार पर, चाहे किसी खास कवि को ध्यान में रखते हुए। तो प्रोफेसर नगेंद्र, जिनको कि हम डॉक्टर नगेंद्र के नाम से जानते हैं, उनके एक इतिहास ग्रंथ को भी हम सब पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि संपादित तौर पर है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी सुमित्रा नंदन पंत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि छायावाद को लेकर अलग अलग तरीके के विचार आए, लेकिन नगेंद्र की पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत ठिकाने की मिली है। बात यह है कि इधर अभिव्यंजना का वैचित्र लेकर छायावाद चला है, उधर उसके साथ ही प्रभाव विव्यंजक समीक्षा, यानी कि इम्प्रेशनिस्ट क्रिटिसिज्म, इसको कई बार हमने हिंदी आलोचना में पढ़ते हुए आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रभाववादी आलोचना। ठीक है ना। आलोचना के भी कई रूप है ना, मार्क्सवादी आलोचना, प्रभाववादी आलोचना, कई इसके रूप है। तो कहा गया कि एक तो अभिव्यंजना का वैचित्र लेकर छायावाद चला, साथ ही ये बताया कि ये इम्प्रेशनिस्ट क्रिटिसिज्म का फैशन बंगाल होता हुआ आधम का, यानी कि शुरुआत बंगाल में हुआ। आप देखेंगे कि कई बार छायावादी कुछ कवि हैं जिनके ऊपर बांग्ला साहित्य का भी प्रभाव पड़ा, जिसमें निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा, वो एक खास बांग्ला रचना से उसका प्रभाव है, आपके दिमाग में आ गया होगा। मैं जानबूझकर उस रचना का नाम नहीं ले रहा हूं ताकि आपका दिमाग बढ़े कि किधर की बात सर कर रहे हैं। बाकी तो सारी चीजें नोट्स और वन लाइनर किताबों में भरी पड़ी हैं, लेकिन जब आप लोग मेरी अंगुली पकड़कर आगे आगे चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बीच बीच में थोड़ा सा पिंच करना पड़ेगा, तो रचना आपके दिमाग में आ गई होगी। तो बताया जा रहा है कि जो प्रभाववादी समीक्षा रही है उसका फैशन बंगाल होता हुआ हिंदी पट्टी क्षेत्र में भी आ धमका शब्द का प्रयोग देखिए। कोई कैसे आ धमकना का मतलब क्या होता है कि पता ही नहीं चला कि कब वो प्रभाववादी आलोचना हिंदी आलोचना को प्रभावित करने लगी। इस प्रकार की समीक्षा में कवि ने क्या कहा है, उसका ठीक भाव या आशय क्या है, यह समझने या समझाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता इतनी ही है कि उसकी किसी रचना का जिसके हृदय पर जो भी प्रभाव पड़े उसका वह सुंदरता और अनूठेपन के साथ वर्णन कर दे। कोई यह नहीं पूछ सकता कि कवि का भाव तो कुछ और है, उसका यह प्रभाव कैसे पड़ सकता है। इस प्रकार के समीक्षा के चलन ने अध्ययन, चिंतन और प्रकृति समीक्षा का रास्ता ही छेक लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी आलोचना के रास्ते कितने टेढ़े मेढ़े रहे हैं, बीच बीच में कैसे वो घुमावदार भी नजर आई है। इस हिसाब से आप महसूस कर सकते हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि प्रभाव व्यंजक समीक्षा कोई ठीक ठिकाने की वस्तु ही नहीं, न ज्ञान के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र में। उसे समीक्षा या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। किसी कवि की आलोचना कोई इसलिए पढ़ने बैठता है कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके भाव को ठीक ठीक हृदयंगम करने में सहारा मिले, इसलिए नहीं कि आलोचना की भावभंगी और सजीले पद विन्यास द्वारा अपना मनोरंजन करे। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल का भी यही उद्देश्य है कि जब आप यहाँ पर बैठे पढ़ते हुए आप चीजों को देख रहे हैं तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है उसी तरीके से कि विद्यार्थी के लक्ष्य क्या है, उसके इमोशन क्या है, वो इस चैनल से जुड़कर कुछ
सहयोग महसूस करे, उसका लाभ उठाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि आलोचना कोई इसलिए पढ़ता है कि उस कवि की कविता का लक्ष्य क्या रहा है, उस कवि का भाव क्या रहा है, उसका भाव हमें कितना प्रभावित कर रहा है, उसकी रचना को हम पढ़कर किस तरीके से बदल रहे हैं। ये नहीं कि आलोचना भावभंगी और सजीले पद विन्यास द्वारा मनोरंजन का विषय बने। मनोरंजन सही जगह पर ही सही लगता है, हर जगह मनोरंजन का प्रवेश ठीक नहीं होता है। आगे लिखते हैं कि यदि किसी रमणीय अर्थ गर्भित पद्य की आलोचना इसी रूप में मिले कि एक बार इस कविता के प्रवाह में पढ़कर बहना ही पड़ता है, स्वयं कवि को भी विवशता के साथ बहना पड़ा है। यह एकाधिकार बार मयूर की भांति अपने सौंदर्य पर आप ही नाच उठता है, तो उसे लेकर कोई क्या करेगा। क्वेश्चन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल उठा रहे हैं कि एक बार इस कविता के प्रवाह में पढ़कर बहना ही पड़ता है, स्वयं कवि को भी विवश होना पड़ता है, उसको भी बहना पड़ता है आलोचना को पढ़ते हुए या देखते हुए, और कई बार तो मयूर की भांति अपने सौंदर्य पर खुद ही नाच उठता है कि क्या मैं इस तरह की कविता लिखा था, मैं तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि मेरी कविता का अर्थ ये भी निकाला जा सकता है। तो आलोचक जो होते हैं वो अपने हिसाब से, क्योंकि आलोचक के ऊपर भी अलग अलग तरीके के विचार हावी होते हैं। कुछ आलोचक सांस्कृतिक विचारों को लेकर चलते हैं, कुछ मार्क्सवादी विचारों को लेकर चलते हैं, कुछ मनोविश्लेषणवादी विचारों को लेकर चलते हैं, कुछ के विचारों का पता ही नहीं रहता है कि वो किधर के हैं। तो यहाँ पर यही बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि सारे यूरोप की बात छोड़िए, अंग्रेजी के वर्तमान समीक्षा क्षेत्र में ही प्रभाव विव्यंजक समीक्षा की निस्सारता प्रकट करने वाली पुस्तकें बराबर निकल रही हैं। इस ढंग की समीक्षाओं में प्राय भाषा विचार में बाधक बनकर आ खड़ी होती हैं। लेखक का ध्यान शब्दों की तड़क भड़क, उसकी आकर्षक योजना, अपनी उक्ति की चमत्कार आदि में उलझा रहता है, जिनके बीच स्वच्छंद विचारधारा के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती। विशुद्ध आलोचना के क्षेत्र में भाषा की क्रीड़ा किस प्रकार बाधक हुई है, कुछ बधे हुए शब्द और वाक्य किस प्रकार विचारों को रोक रहे हैं, ऐसी बातें जिनकी कहीं सत्ता नहीं, किस प्रकार घने वागजाल के भीतर से भूत बनकर झांकती रही हैं, यह दिखाते हुए इस 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध समालोचना तत्वज्ञ ने बड़ी खिन्नता प्रकट की है। और आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली भी यहाँ पर लिखा जा सकता था कि समालोचक, लेकिन उन्होंने लिखा समालोचना तत्वज्ञ ने बड़ी खिन्नता व्यक्त की है। हमारे यहाँ के पुराने व्याख्याताओं और टीकाकारों की अर्थ क्रीड़ा प्रसिद्ध है। शब्दार्थो सहितः काव्यम, इस तरीके से आपने शब्द के साथ साथ अर्थ पर भी जोर दिया गया, दोनों के मेल को ही काव्य कहा गया। तो पुराने व्याख्याता यानी भारतीय काव्य शास्त्र की तरफ संकेत कर रहे हैं, टीकाकारों की तरफ संकेत कर रहे हैं। किसी पद्य और अर्थ करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। तुलसीदास की चौपाइयों के 20-20 अर्थ करने वाले अभी मौजूद हैं। अभी थोड़े दिन हुए हमारे एक मित्र ने सारी बिहारी सतसई का शांत रसपरक अर्थ करने की धमकी दी थी। फारसी के हाफिज आदि शायरों की श्रृंगारी उक्तियों के आध्यात्मिक अर्थ प्रसिद्ध हैं, यद्यपि अरबी फारसी के कई पहुंचे हुए विद्वान यह आध्यात्मिकता नहीं स्वीकार करते। इस पुरानी प्रवृत्ति का नया संस्करण भी कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगा है। रविंद्र बाबू ने अपनी प्रतिभा के बल से कुछ संस्कृत काव्यों की समीक्षा करते हुए कहीं कहीं आध्यात्मिक अर्थों की योजना की है। प्राचीन साहित्य नाम की पुस्तक में मेघदूत आदि पर जो निबंध हैं, उनमें ये बातें मिलेंगी। काशी के एक व्याख्यान में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम के सारे आख्यान का आध्यात्मिक पक्ष निरूपित किया था। इस संबंध में हमारा यही कहना है कि इस प्रकार की प्रतिभापूर्ण कृतियों का भी अपना अलग मूल्य है। वे कल्पनात्मक साहित्य के अंतर्गत अवश्य हैं, पर विशुद्ध समालोचना की कोटि में नहीं आ सकती। तो इन सारी चीजों को आप जरूर देखिए कि अंग्रेजी समीक्षा और बांग्ला समीक्षा दोनों का प्रभाव तत्कालीन हिंदी समीक्षा पर दिखलाई पड़ता है। और जो आलोचक है, कवि का उद्देश्य कुछ है, लेकिन आलोचक अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसके अर्थों को निकाल रहे हैं। आगे लिखते हैं कि यूरोप वालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है। भारतीयों की आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता की चर्चा पश्चिम में बहुत हुआ करती है। इस चर्चा के मूल में कई बातें हैं। एक तो
ये शब्द हमारी अकर्मण्यता और बुद्धि शैथिल्य पर पर्दा डालते हैं। अतः चर्चा या तारीफ करने वालों में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यह पर्दा पड़ा रहे। दूसरी बात यह है कि शब्द पूर्वी और पश्चिमी जातियों के बीच एक ऐसी सीमा बांधते हैं जिससे पश्चिम में हमारे संबंध में एक प्रकार का कुतूहल सा जागृत रहता है और हमारी बातें वहां अनूठेपन के साथ कही जा सकती हैं। तीसरी बात यह है कि आधि भौतिक समृद्धि के हेतु जो भाषण संघर्ष सैकड़ों वर्ष तक यूरोप में रहा, उसे क्लांत और शिथिल होकर बहुत से लोग जीवन के लक्ष्य में कुछ परिवर्तन चाहने लगे, शांति और विश्राम के अभिलाषी हुए। साथ ही साथ धर्म और विज्ञान का झगड़ा भी बंद हुआ। अतः यूरोप में जो इधर आध्यात्मिकता की चर्चा बढ़ी, वह विशेषतः प्रतिवर्तन यानी रिएक्शन के रूप में स्वर्गीय साहित्याचार्य पंडित राम अवतार जी पांडे और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस आध्यात्मिकता की चर्चा से बहुत घबराया करते थे। दो लोगों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। आप देखते हैं कि भारतीय संस्कृति सभ्यता का कई बार जो विदेशी लोग होते हैं वो काफी अनुसरण करते हैं। उनके लिए कुतूहल का विषय रहता है कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। अभी जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं तो प्रयागराज में अ, महाकुंभ चल रहा है। आप देख रहे हैं कि एक से एक उसमें आपको व्यक्तित्व नजर आए, कोई आईआईटी बाबा के रूप में दिखाई पड़ा, कोई महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करने लगा, अलग-अलग तरीके से। कई विदेशी भी आकर शिक्षा दीक्षा लिए। तो कई बार यहाँ की आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता की चर्चा पश्चिम में हुई। पश्चिम मतलब यूरोप को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर शुक्ल जी लिखते हैं कि जो इधर के लोग थे, वो इन सारी चीज़ों को लेकर आध्यात्मिकता की चर्चा से बहुत घबराना शुरू कर दिए। पुस्तकों और कवियों की आलोचना के अतिरिक्त पाश्चात्य काव्य मीमांसा को लेकर भी बहुत से लेखक और पुस्तकें इस काल में लिखी गईं। जैसे बाबू श्याम सुंदर दास कृत साहित्यालोचन, श्री पदमलाल पुन्नालाल बख्शी कृत विश्व साहित्य। जरूर ध्यान में रखिए कि पुस्तकों और कवियों की आलोचना के अतिरिक्त पाश्चात्य काव्य मीमांसा, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र था, उसके आधार पर हिंदी में भी कई पुस्तकें लिखी गईं, जिसमें श्याम सुंदर दास की एक पुस्तक का नाम बताया गया साहित्यालोचन। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त आपने देखा कि पदमलाल पुन्नालाल बख्शी की जो रचना है, आलोचनात्मक पुस्तक है विश्व साहित्य। इन दोनों को जरूर ध्यान में रखिए। इनमें से पहली पुस्तक तो शिक्षोपयोगी है, जो साहित्यालोचन है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नजर में शिक्षोपयोगी है। दूसरी पुस्तक में यूरोपीय साहित्य के विकास और पाश्चात्य काव्य समीक्षकों के कुछ प्रचलित मतों का दिग्दर्शन है और नाम ही है इसका विश्व साहित्य। तो इसका मतलब है कि जो यूरोपीय साहित्य, उस जमाने में यूरोपीय साहित्य काफी तगड़ा भी था और यहाँ के लोग यूरोप में क्या लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, उसकी बराबर तुलना भी करते थे, समीक्षा भी करते थे। आज तो इस तरीके से आपको कम प्रोफेसर मिलेंगे जो इतना मतलब पढ़ते होंगे। कई जगहों पर अच्छे विश्वविद्यालय में अभी कुछ प्रोफेसर बचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान में रखना है कि बाबू श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन, पाश्चात्य काव्य मीमांसा की समीक्षा के तौर पर उन्होंने उसमें विचार किया हुआ है। हम लोग याद कर लेते हैं कि साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास का है, लेकिन पढ़ते हैं कि नहीं? क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में जुड़ा हुआ हूँ, तो कई बार बुक फेयर इत्यादि में जाता हूँ, तो ऐसी किताबों को मैं रख लेता हूँ कि बाद में आप लोगों से विस्तार से बातचीत करना हो तो किया जा सकता है। तो किताबें तो रखता हूँ, लेकिन पढ़ने के समय को निकाल कर कुछ-कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आगे ये चीज़ आपको ज़रूर दिखाई पड़ेगी कि हाँ, गंभीर अध्ययन के साथ चीज़ों को बतलाया जाए। विश्व साहित्य के अंतर्गत यूरोपीय साहित्य के विकास और पाश्चात्य समीक्षकों की जो भी उनके मत रहे, विचार रहे, उसका मूल्यांकन किया गया है। तो इन दोनों पुस्तकों को ज़रूर आप ध्यान में रखिए। खास तौर से परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो इस हिसाब से कि विश्व साहित्य किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है, तो आप तुरंत बता दें कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। ठीक? आगे बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इधर दो एक लेखकों की एक और प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। ये यूरोप के कुछ कला संबंधी एक देशीय और अत्युक्त मतों को सामने लाकर हिंदी वालों की आंखों में उसी प्रकार चकाचौंध उत्पन्न करना चाहते हैं, जिस प्रकार कुछ लोग वहां के फैशन की तड़क भड़क दिखाकर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल देख रहे हैं कि आप
जो भी यूरोप की समीक्षा का या फिर यूरोप के सिद्धांत का प्रभाव यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं। कला संबंधी एक देशी अतियुक्त मतों को लाकर हिंदी वालों, जो भी हिंदी आलोचक हैं या फिर हिंदी पाठक हैं, उनकी आंखों में उसी प्रकार चकाचौंध। मुझे याद आता है कि जब मैं जेएनयू का विद्यार्थी था, तो वहाँ भी जो हमारे सीनियर हुआ करते थे या प्रोफेसर हुआ करते थे, वो प्रेमचंद, रेणु इत्यादि की बात करते थे, फिर चले जाते थे रसिया के दोस्तोयेव्स्की की बात करते थे और जो भी विदेशी ज़्यादातर उपन्यासकार होते थे, तो हम लोग, चूँकि मेरे लिए नया होता था, मैं सोचता था कि ये व्यक्ति कितना जानता है। अपने हिंदी साहित्य के बारे में तो जानता ही है और यूरोपीय साहित्य के बारे में खूब जानता है। कोई मार्क्स के बारे में बता रहा है, कोई किरकेगार्ड के बारे में बतला रहा है, कोई रिचर्ड्स के बारे में बता रहा है, कोई क्रोचे के बारे में बता रहा है। तो लगता था कि ये लोग कितना पढ़े-लिखे हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि जब कोई दूसरे देश की बात करता है, ठीक वैसे ही जैसा कि मैं पहले कहा कि भारत में रहते हुए लोग अमेरिका के बारे में ढेर सारी जानकारी रखते हैं कि अमेरिका में ये चीज़ है, सारी चीज़ें जानकारी रखे हुए हैं। कभी अमेरिका गए नहीं। इसी तरीके से चीन के बारे में जानकारी रखें। तो आचार ये क्या है? चकाचौंध। आपको लगेगा कि फलाँ व्यक्ति कितना कुछ जानता है। तो ये चकाचौंध, इसको फैशन के तौर पर तड़क-भड़क के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस दृष्टिकोण को देख रहे हैं। लिखते हैं कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्वीडन इत्यादि अनेक देशों के नए पुराने कवियों, लेखकों और समीक्षकों के नाम गिनाकर वे एक प्रकार का आतंक उत्पन्न करना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर लिखा, ज्ञान का भी आतंक होता है। कई बार लोगों से जब आप बातचीत करते हैं और इस तरीके से लफ़ाजी भरी बातें लोग जब करना शुरू करते हैं, तब लगता है कि ये तो अब ज़्यादा हो गया, आतंक उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति यहाँ रहते हुए जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्वीडन इत्यादि देशों के बारे में बात करेगा, वहाँ के नए पुराने कवियों, लेखकों, समीक्षकों का नाम अगर गिना देगा, तो आदमी दहशत से चुपचाप हो जाएगा कि ये तो व्यक्ति बहुत जानता है, इसके सामने हम क्या बात कर सकते हैं। लिखते हैं कि वे कला संबंधी विलायती पुस्तकों की बातें लेकर और कहीं मैटरलिंक, कहीं गेटे, कहीं टॉलस्टॉय के उद्धरण देकर अपने लेखों की तड़क-भड़क भर बढ़ाते हैं। बड़ा ही मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों के विचारों को लें तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप बात कर रहे हैं बाहर के लोगों का, टॉलस्टॉय का बात कर रहे हैं, मैटरलिंक की बात कर रहे हैं, गेटे की बात कर रहे हैं और उनकी जो तड़क-भड़क उदाहरण है, उसको लेकर आप बात कर रहे हैं। कई बार आपने भाषण में सुना होगा कि यहाँ के स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, अम्बेडकर की बात न करके कोई बोलता है कि अब्राहम लिंकन ने इस बात को कहा था। तो लगता है कि ये व्यक्ति कितना जान रहा है, बहुत जान रहा है। कुछ वैसी ही बातें यहाँ पर हैं, जो कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपको समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि लेखों को यहाँ से वहाँ तक पढ़ जाइए, लेखकों के अपने किसी विचार का पता न लगेगा। लेखों को खूब पढ़िए, लेकिन ये समझ में आएगा कि लेखक ने किस विचार से इस रचना को किया हुआ। उद्धृत मतों की व्याप्ति कहाँ तक है, भारतीय सिद्धांतों के साथ उनका कहाँ सामंजस्य है और कहीं विरोध है, इन सब बातों के विवेचन का सर्वथा अभाव पाया जाएगा। साहित्यिक विवेचन से संबंध रखने वाले जिन भावों और विचारों को द्योतन के लिए हमारे यहाँ के साहित्य ग्रंथों में बराबर शब्द प्रचलित चले आते हैं, उनके स्थान पर भी भद्दे गढ़े हुए शब्द देखकर लेखकों की अनभिज्ञता की ओर बिना ध्यान गए नहीं रहता। समालोचना के क्षेत्र में ऐसे विचार शून्य लेखों से कोई विशेष लाभ नहीं। आगे लिखते हैं कि पश्चिम के काव्य कला संबंधी प्रचलित वादों में अक्सर एकांग दृष्टि की दौड़ ही विलक्षण दिखाई पड़ा करती है। वहाँ के कुछ लेखक काव्य के किसी एक पक्ष को उसका पूर्ण स्वरूप मान इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में अनूठी सुक्ति का सा चमत्कार आ जाता है और बहुत से लोग उसे सिद्धांत या विचार के रूप में ग्रहण कर चलते हैं। यहाँ हमारा काम काव्य के स्वरूप पर विचार करना या प्रबंध लिखना नहीं, बल्कि प्रचलित प्रवृत्तियों और उनके उद्गमों तथा कारणों का दिग्दर्शन कराना मात्र है। अतः यहाँ काव्य या कला के संबंध में उन प्रवादों का जिनका यूरोप में सबसे अधिक फैशन रहा है, संक्षेप में उल्लेख करके तब मैं इस प्रसंग को समाप्त करूंगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं। इसकी आवश्यकता यहाँ मैं केवल इसलिए समझता हूँ कि एक ओर यूरोप में तो व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न समीक्षकों द्वारा इन प्रवादों का निराकरण हो रहा है, तो दूसरी ओर हमारे हिंदी साहित्य में इनकी
भद्दी नकल शुरू हुई है। जहां वहां पर जितने भी समीक्षात्मक काम हुए हैं यूरोप में, उनका निराकरण हो रहा है, जो आपस में मतभेद रहे हैं, अलग-अलग वाद रहे हैं। लेकिन अभी हमारे हिंदी साहित्य में उनकी नकल की जा रही है, जो वहाँ पर निरर्थक साबित हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं और हिंदी साहित्य में पूरा अपना महत्व जमाए हुए हैं। ये यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसको भद्दी नकल कह रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि यूरोप में जिस प्रवाद का सबसे अधिक फैशन रहा है, वह है काव्य का उद्देश्य। यानी काव्य का उद्देश्य क्या हो? खास तौर से आप चाहे वो प्लेटो को पढ़ें, अरस्तू को पढ़ें, लोनजाइनस को पढ़ें, क्रोचे, कॉलरिज, रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट जितने भी हैं, सबके में आप देखेंगे काव्य के उद्देश्य को लेकर चर्चा रही है। तो सबसे अधिक काव्य का उद्देश्य काव्य ही है या कला का उद्देश्य कला ही है, जिसको हम पढ़ते हैं कला, कला के लिए। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ये सब कथन आपने ज़रूर कहीं न कहीं सुना होगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि यूरोप में जिस प्रवाद यानी मत का इधर सबसे अधिक फैशन रहा, वो रहा कि काव्य का उद्देश्य काव्य ही है या फिर कला का उद्देश्य कला ही है। आज जबकि आपने पढ़ा काव्य प्रयोजन में, भारतीय काव्य शास्त्र में मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजनों की चर्चा की हुई है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि काव्य का प्रयोजन सिर्फ काव्य है, यानी कला का उद्देश्य सिर्फ कला है। उसका जीवन से कोई लेना-देना नहीं है, न कवि के बाह्य या फिर अंत प्रवृत्ति से कुछ लेना-देना है। आगे लिखते हैं कि इस प्रवाद के कारण जीवन और जगत की बहुत सी बातें, जिनका किसी काव्य के मूल्य निर्णय में बहुत दिनों से योग चला आ रहा था, यह कहकर टाली जाने लगी, ये तो इतर वस्तुएँ हैं। शुद्ध कला क्षेत्र के बाहर की व्यवस्थाएँ इसकी मूल जड़ में है। पाश्चात्य देशों में इस प्रवाद की योजना करने वाले कई सामान खड़े हुए थे। कुछ तो इसमें जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों की एक उद्भावना सहायक हुई कि सौंदर्य संबंधी अनुभव एस्थेटिक एक्सपीरियंस एक भिन्न ही प्रकार का अनुभव है, जिसका और प्रकार के अनुभवों से कोई संबंध ही नहीं है। यानी कि सौंदर्य संबंध या जो सौंदर्य संबंधी अनुभव है, वो एक अलग तरीके का अनुभव है। यानी कि सामान्य व्यक्ति सामान्य तरीके से सौंदर्य का अनुभव नहीं कर सकता, उसके लिए एक खास एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। इससे बहुतेरे साहित्य शास्त्री ये समझने लगे कि कला का मूल्य निर्धारण भी उसके मूल्य को और सब मूल्यों से एकदम विच्छिन्न करके ही होना चाहिए। ईसा की 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में व्हिसलर ने यह मत प्रवर्तित किया, जिसका चलन अब तक किसी न किसी रूप में रहा है। अंग्रेजी में इस मत के सबसे प्रभावशाली व्याख्याताओं में डॉक्टर ब्रैडले हैं। यानी कि जब भी कला कला के लिए सिद्धांत आता है, तो ब्रैडले का नाम वहाँ पर आता है। और आप भी यहाँ पर सतर्क हो गए होंगे कि परीक्षा में आएगा तो मैं तुरंत लगा दूँगा, कला कला के लिए किसका सिद्धांत रहा? ब्रैडले का। हालाँकि इनके पहले व्हिसलर ने अ, ऐसे मत की का प्रवर्तन किया हुआ था, लेकिन ज़्यादातर अगर अंग्रेजी समीक्षा की बात करें, तो ब्रैडले का नाम पहले आता है। अब क्यों आता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि उन्होंने इस संबंध में कहा है और जो कुछ कहा है आप देख रहे हैं कि मोटे अक्षरों में लिखा है। थोड़ा-सा ये आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बोल्ड यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मेरी ध्वनि से आप इसका तारतम्य स्थापित करते हुए समझेंगे और सुनेंगे। और देखिए इसलिए इस पे मैं जोर दे रहा हूँ कि कई बार इसी कथन में से बीच में से उठा दिया जाता है और कथन, स्थापना, तर्क आधारित प्रश्नों में भी पूछ लिया जाता है और ये किसका कथन है? ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं। तो हम इसको देखते हैं। लिखते हैं, यह काव्य सौंदर्य संबंधी अनुभव अपना लक्ष्य आप ही है। इसका अपना निराला मूल्य है। अपने विशुद्ध क्षेत्र के बाहर भी इसका और प्रकार का मूल्य हो सकता है। किसी कविता से यदि धर्म और शिष्टाचार का भी साधन होता हो, कुछ शिक्षा भी मिलती हो, प्रबल मनोविकारों का कुछ निरोध भी संभव हो, लोकोपयोगी विधानों में कुछ सहायता भी पहुँचती हो अथवा कवि को कीर्ति या अर्थ लाभ भी होता हो, तो अच्छी बात है। इनके कारण भी उसकी कदर हो सकती है। पर इन बाहरी बातों के मूल्य के हिसाब से उस कविता की उत्तमता की असली जाँच नहीं हो सकती। उसकी उत्तमता तो एक तृप्तिदायक, कल्पनात्मक अनुभव विशेष से संबंध रखती है। अतः उसकी परीक्षा भीतर से ही हो सकती है। किसी कविता को लिखते या जाँचते समय यदि बाहरी मूल्यों की ओर भी ध्यान रहेगा, तो बहुत करके उसका मूल्य घट जाएगा या छिप जाएगा। बात यह है कि कविता
तो यदि हम उसके विशुद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाएंगे तो उसका स्वरूप बहुत कुछ विकृत हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है, न अनुकृति है। आपने पढ़ा प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत, लेकिन आगे चलकर अनुकरण के सिद्धांत के बारे में कहा गया कि जो कविता या कला है उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है, न अनुकृति है। उसकी तो एक दुनिया ही निराली है, एकांत, स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र। ये बात कर रहे हैं कलावादी लोग, जिसको कि हम कलावाद कहते हैं, या फिर काव्य का उद्देश्य काव्य है और कला का उद्देश्य कला है। ऐसे लोगों का मानना है कि जो काव्य है, कला है, उसका बाहरी जगत से कोई लेना देना नहीं है, न ही उसका कोई अंग है, न कोई उसकी नकल है, न अनुकरण है। उसकी दुनिया एक अलग दुनिया है, एकांत है, स्वतः पूर्ण है और स्वतंत्र है। आगे लिखते हैं, काव्य और कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के नाना अर्थवादों का पूरा निराकरण रिचर्ड्स यानी आइए रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक साहित्य समीक्षा सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बड़ी सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि अभी तक इस वीडियो लेक्चर में आप लोग बने होंगे और जरूर आप कमेंट कीजिए कि जो आइए रिचर्ड्स हैं, इनकी पुस्तक से संबंधित परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आते रहे कि प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका है। उसका हिंदी अनुवाद आप देख रहे हैं, साहित्य समीक्षा सिद्धांत। मान लीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म न पूछते हुए पूछ लिया जाए कि साहित्य समीक्षा सिद्धांत किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है या फिर किसकी पुस्तक है, तो आप तुरंत बताएंगे आइए रिचर्ड्स। आइए रिचर्ड्स ने साहित्य समीक्षा सिद्धांत के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसीलिए एक सवाल पूछा जाता है, आप लोग अगर जीडीसी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, और इस परीक्षा में मैं खुद एक परीक्षार्थी के तौर पर था, और सवाल पूछा गया था कि हिंदी आलोचना को मनोविज्ञान से किसने जोड़ा, बल्कि आलोचना को मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से किसने जोड़ा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आइए रिचर्ड्स, अभी तक आलोचना को अलग अलग ढंग से देखा जा रहा था, लेकिन आइए रिचर्ड्स ने आलोचना को बताया कि उसका संबंध मनोविज्ञान से भी है, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया है। उपरोक्त कथन में चारों मुख्य बातों की अलग अलग परीक्षा करके उन्होंने उनकी अपूर्णता, अयुक्तता और अर्थहीनता प्रतिपादित की है। यहाँ उनके दिग्दर्शन का स्थान नहीं है, मतलब बहुत विस्तार से बात नहीं कर सकते। प्रचलित सिद्धांत का जो प्रधान पक्ष है, कविता की दुनिया ही निराली है, उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है, न अनुकृति। इस पर रिचर्ड्स के वक्तव्य का सारांश नीचे दिया गया है। यानी कि कला कला के लिए ही है। इसके प्रतिक्रिया में आइए रिचर्ड्स ने आलोचना को या और जो रचना है उसको मनोविज्ञान से जोड़ते हुए एक यहाँ पर वक्तव्य दिया है, जिसको हम देखते हैं। यह सिद्धांत कविता को जीवन से अलग समझने का आग्रह करता है, पर स्वयं डॉक्टर ब्रैडले इतना मानते हैं कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर भीतर अवश्य है। हमारा कहना है कि यही भीतरी लगाव असल चीज है। जो कुछ काव्यानुभव होता है वह जीवन से ही होकर आता है। काव्य जगत की शेष जगत से भिन्न कोई सत्ता नहीं है और न उसके कोई अलौकिक या विशेष नियम है। उसकी योजना बिल्कुल वैसे ही अनुभवों से हुआ करती है जैसे और सब अनुभव होते हैं। प्रत्येक काव्य एक परिमित अनुभव खंड मात्र है, जो विरोधी उपादानों के संसर्ग से कभी झटपट और कभी देर में छिन्न भिन्न हो जाता है। साधारण अनुभवों से उसमें यही विशेषता होती है कि उसकी योजना बहुत गूढ़ और नाजुक होती है। जरा सी ठेस से वह चूर चूर हो सकता है। उसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुंचाया जा सकता है। बहुत से हृदय उसका अनुभव बहुत थोड़े ही फेर फार के साथ कर सकते हैं। काव्य अनुभव से मिलते जुलते और भी अनुभव होते हैं, पर इस अनुभव की सबसे बड़ी विशेषता है यही सर्वग्राह्यता, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबिलिटी। यानी जितना कोई किसी को कम्युनिकेट कर पाएगा और सामने वाला उसको ग्रहण कर पाएगा, और वो काव्य अनुभव उतना ही बड़ा होगा। इसीलिए आप जब रामचरितमानस इत्यादि देखेंगे तो शुक्ल जी ने इसको बहुत ध्यान दिया हुआ। पता नहीं आप लोगों ने उन वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा है कि नहीं। आप देखेंगे कि सर्वग्राह्यता आलोचक की एक खास विशेषता होती है, यानी रचनाकार की खास विशेषता होती है कि उसकी रचना के माध्यम से जो पाठक है उसके पूरे उद्देश्यों को
ग्रहित कर ले, उसको समझ ले, कम्युनिकेट कर ले, तभी वो रचना फेमस होती है। कोई भी क्षेत्र हो, जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ये अगर कम्युनिकेट नहीं होगा तो मेरे बड़बड़ाने से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम्युनिकेट हो रहा होगा, इसीलिए तो आप लोग कमेंट करते हैं। आगे वो लिखते हैं कि इसीलिए इसके प्रतीति काल में हमें इसे अपनी व्यक्तिगत विशेष बातों की छूट से बचाए रखना पड़ता है। यह सबके अनुभव के लिए होता है, किसी एक ही के नहीं। इसीलिए किसी काव्य को लिखते या पढ़ते समय हमें अपने अनुभव के भीतर उस काव्य और उस काव्य से इतर वस्तुओं के बीच अलगाव करना पड़ता है। पर यह अलगाव दो सर्वथा भिन्न या असमान वस्तुओं के बीच नहीं होता, बल्कि एक ही कोट की वृत्तियों के भिन्न भिन्न विधानों के बीच होता है। तो ये बात आइए रिचर्ड्स ने कही ब्रैडले के सिद्धांत के प्रतिक्रिया में, कि कला कला के लिए ही नहीं बल्कि उसका संबंध कहीं न कहीं व्यक्तिगत अनुभव और इस संसार से भी है, इस दुनिया से भी है, और सबका अलग अनुभव अलग-अलग होता है, इसलिए रचना अलग-अलग तरीके से सामने आती है। राम का जीवन कवि को अलग-अलग तरीके से प्रभावित किया, तो कोई रामायण लिखा, कोई रामचरितमानस लिखा, कोई राम की शक्ति पूजा लिखा, कोई संशय की रात लिखा, इस तरीके से ढेर सारी रचनाएँ लिखी गई। आगे लिखते हैं, यह तो है रिचर्ड्स की मीमांसा, यानी कि समीक्षात्मक उनका जो दृष्टिकोण था। अब हमारे यहाँ के संपूर्ण काव्य क्षेत्र की अंतः प्रकृति की छानबीन की कर जाइए, उसके भीतर जीवन के अनेक पक्षों और जगत के नाना रूपों के साथ मनुष्य हृदय का गुण सामंजस्य निहित मिलेगा। साहित्य शास्त्रियों का मत लीजिए, तो जैसे संपूर्ण जीवन अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का साधन रूप है, वैसे ही उसका एक अंग काव्य भी है। यानी कि कविता लिखना भी पुरुषार्थ की कैटेगरी में आता है। आपने इस चीज को देखा कि पुरुषार्थ की चर्चा धर्मार्थ काम मोक्षेषु कलावक्षण्यम करके भामा का एक कोटेशन आप लोगों को याद आ गया होगा, थोड़ा मैं उसको सही से नहीं बता पा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये चारों पुरुषार्थ हैं, वैसे ही कविता भी क्या है? पुरुषार्थ है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस तरीके का कह रहे हैं कि साहित्य शास्त्रियों के मतों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अर्थ का स्थूल और संकुचित अर्थ द्रव्य प्राप्ति ही नहीं लेना चाहिए, उसका व्यापक अर्थ लोक की सुख समृद्धि लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहा गया कि अर्थ का मतलब केवल अर्थ द्रव्य धन दौलत से ही नहीं, बल्कि अर्थ का संबंध लोक की सुख समृद्धि से भी लेना चाहिए। और इस चैनल का भी उद्देश्य कुछ यही है, सिर्फ पैसा ही नहीं है, बल्कि आप जो भी पैसे के अभाव में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कुछ काम करना चाहिए। तो हमारा यही उद्देश्य है। कुछ विद्यार्थी मुझे बार-बार कह रहे हैं कि आप पेड कोर्स क्यों नहीं चलाते हैं? पेड कोर्स चलाने अगर अभी तो मैं कई बार कुछ सही बातें कह देता हूँ, तो बहुत सारे विद्यार्थी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस दिन पेड कोर्स चला के अपने मैं वादे को पूरा नहीं करूँगा, तो उस दिन तो कितनी आलोचना होगी। इसलिए फ्री होके पढ़िए, और फ्री अगर कोई आपको मटेरियल मिल रहा है तो उसका सम्मान करते हुए उसका उपयोग कीजिए। जितना उपयोग करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए पेड कोर्स के पीछे मत भागिए। जितना मेहनत और तन्मयता के साथ यहाँ पर चीज़ें बतलाई जा रही हैं, आप पैसा देकर भी उसको नहीं खरीद पाएँगे। हो सकता है कि मैं आपका मनोरंजन नहीं कर पाता हूँगा, लेकिन मेरी तो कोशिश ये है कि आपके समय की कीमत रखते हुए अ, आपके मंजिल तक पहुँचाया जाए। नहीं तो रोज़-रोज़ कौन नहीं चाहता कि मनोरंजन न किया जाए। तो हर जगह जहाँ आपको आपको मनोरंजन लेना है, वहाँ भी देखिए, लेकिन सटीक चीज़ों को यहाँ पर देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अर्थ का जो 2 तरीके का उन्होंने अर्थ बतलाया। एक तो हो गया अर्थ द्रव्य धन संपत्ति, लेकिन यहाँ पर अर्थ को उन्होंने कहा कि लोक की सुख समृद्धि लेना चाहिए। जीवन के और साधनों की अपेक्षा काव्यानुभव में विशेषता यह होती है कि वह एक रमणीयता के रूप में होता है, जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है। बाह्य जीवन और अंतर्जीवन की कितनी उच्च भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ है। किसी काव्य की उच्चता और उत्तमता के निर्णय में इसका विचार अवश्य होता आया है और होगा। हमारे यहाँ के लक्षण ग्रंथों में रसानुभव को जो लोकोत्तर और ब्रह्मानंद सहोदर आदि कहा गया है, वह अर्थवाद के रूप में, सिद्धांत रूप में नहीं। उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि रस में व्यक्तित्व कर लय हो जाता है। तो यहाँ पर जो रस के बारे में भरत मुनि ने विचार किया, आचार्य विश्वनाथ ने विचार किया हुआ ब्रह्मानंद सहोदर के रूप में। तो यहाँ पर कहा गया कि वो किसी सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि कवि के व्यक्तित्व का जो कविता लिखते समय वो लीन हो गया, उसमें घुल-मिल गया है, उसका भी अर्थ लगाया जा सकता है।
आगे लिखते हैं कि यूरोप में समालोचना शास्त्र का क्रमागत विकास फ्रांस में ही हुआ। यानी देखा जाए तो यूरोप में तो कई देश हैं, लेकिन क्रमागत रूप से विकास कहाँ पर हुआ? फ्रांस में हुआ। और आपने पढ़ा भी होगा विधेयवाद के जो भी प्रवर्तक रहे उनका किस देश से संबंध रहा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। लिखते हैं कि अतः फ्रांस का भाव यूरोपीय देशों में बहुत कुछ रहा। विवरणात्मक समालोचना के अंतर्गत ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है। पीछे प्रभाववादियों का जो दल खड़ा हुआ वह कहने लगा कि हमें कवि की प्रकृति, स्वभाव, सामाजिक परिस्थिति आदि से क्या प्रयोजन। हमें तो केवल किसी काव्य को पढ़ने से जो आनंदपूर्ण प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए। हमें यह नहीं ध्यान रखना चाहिए कि कामायनी जयशंकर प्रसाद ने किस उद्देश्य से लिखा, क्यों लिखा, ठीक है। जिस हिसाब से आप देखेंगे कि कामायनी एक पुनर्विचार में मुक्तिबोध ने ये बताया कि जो जयशंकर प्रसाद का जीवन था वही कामायनी के मनु का, उससे जोड़कर वो देखते हैं अलग हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन जो प्रभाववादी समीक्षक हैं उनका कहना है कि कोई रचना क्या कितना प्रभावित कर रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि कवि का जीवन क्या रहा है, कैसे वो संघर्ष किया, क्या किया, ये सारी चीजें कोई जरूरी नहीं है। हमें केवल रचना पर फोकस करना चाहिए। प्रभाववादियों का ये पक्ष यह है, हमारे चित्त पर किसी काव्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वही आलोचना है। इससे अधिक आलोचना और चाहिए क्या? जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन यदि हमने कर दिया तो समालोचना हो गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मत के अनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु है। उसके औचित्य अनौचित्य पर किसी को कुछ विचार करने की जरूरत नहीं। जिस पर जैसा प्रभाव पड़े वह वैसा कहे। उक्त प्रभाववादियों की बात लें तो समालोचना कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं रह गया। वह एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति, एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य ही हुआ। यानी कि जो समालोचना है वो भी रचना के तौर पर देखी जाएगी, उसका कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं होगा। जबकि भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अलग अलग तरीके के शास्त्र निर्मित किए गए हैं आचार्यों द्वारा, लेकिन जब उसका कोई व्यवस्थित रूप ही नहीं रहेगा तो भी क्या हो जाएगा? एक रचना के रूप में ही देखा जा सकता है, काव्य के रूप में ही देखा जा सकता है। काव्य की रूप स्वरूप मीमांसा के संबंध में यूरोप में इधर सबसे अधिक जोर रहा है। यूरोप की बार बार यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि काव्य का स्वरूप कैसा हो, इसको लेकर यूरोप में ज्यादा चर्चा रही, जिसमें अभिव्यंजनावाद, एक्सप्रेशनिज्म का जिसके प्रवर्तक हैं इटली के क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? खूब सवाल पूछा जाता है। और क्रोचे, और ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के रहने वाले थे, ठीक है। इसमें अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है। बात चाहे जो या जैसी हो अथवा कुछ ठीक ठिकाने की न भी हो, काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह इस वाद के अनुसार उपादान मात्र है। समीक्षा में उसका कोई विचार अपेक्षित नहीं है। काव्य में मुख्य वस्तु है वह आकार या सांचा जिसमें वह वस्तु या भाव डाला जाता है। जैसे कुंडल की सुंदरता की चर्चा उसके आकार या रूप को लेकर होती है, सोने को लेकर नहीं, मतलब गोल्ड को लेकर नहीं होती है। बल्कि लोग बोलते हैं कि आपका जो कुंडल है बहुत अच्छा लग रहा है। खासतौर से महिलाओं को आपने बातचीत करते हुए सुना होगा, ग्रामीण महिलाओं को भी और शहरी महिलाओं को भी। और जितनी भी यहाँ पर महिला विद्यार्थी जुड़ी होंगी वो इस चीज को व्यवहारिक रूप में अनुभव भी की होंगी। कोई थोड़ा सा देख लेगा, बोलेगा कि आपका डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से आपने बनवाया है। उसमें नहीं कोई पूछता है, कैरेट वैरेट कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन सोने का उतना उसमें वो नहीं रहता है कि क्या है। कुंडल की सुंदरता की चर्चा होती है। वैसे ही काव्य के संबंध में भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह कि अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन ही सब कुछ है, कि कौन सी चीज कैसे प्रस्तुत की जा रही है। इसी आधार पर आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य तो आपको बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, लेकिन किसकी बात आपको कैसे समझ में आ रही है, किसकी बात आप तक संप्रेषित हो जा रही है, अभिव्यंजित हो जा रही है, वो बहुत मायने रखता है। नहीं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ तो घर घर मौजूद है। अब तो इसका नया संस्करण भी आ रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको कैसे पढ़ना है ये है अभिव्यंजना शैली। तो ये चीज है, इसी को लिखा यहाँ पर लिखा जा रहा है। जिस वस्तु या भाव की अभिव्यंजना की जाती है वह क्या है, कैसा है, यह सब काव्य क्षेत्र के बाहर की बात है। क्रोचे का कहना है कि अनूठी उक्ति की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय
न समझना चाहिए। जैसे यदि किसी कवि ने कहा कि सोई हुई आशा आंख मलने लगी, तो यह न समझना चाहिए कि उसने यह उक्ति उस उक्ति के स्थान पर कही कि फिर कुछ आशा होने लगी। वह एक निरपेक्ष उक्ति है, कवि को वही कहना ही था। वाल्मीकि ने जो यह कहा कि न स संकुचित पंथा ये न बाली हतोगत, वह इसके स्थान पर नहीं कि तुम भी बाली के समान मारे जा सकते हो। एक आप लोग बड़ा प्रसंग सुनते होंगे महाभारत की लड़ाई में कि मतलब कि हाथी मारा गया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो उसमें जो कहने की शैली है, वो अभिव्यंजना के अर्थ में लगाई जा सकती है। ठीक है ना? आप उस प्रसंग को याद कर लिए होंगे और पूरा अंधायोग और महाभारत का वो बड़ा चर्चित प्रसंग है। आगे लिखते हैं कि इस वाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति की कविता, उसके भीतर जो छिपा अर्थ है वह स्वतः कविता नहीं, पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी तह में छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे ही हो सकता है। बात यह है कि अभिव्यंजनावाद भी कलावाद की तरह काव्य का लक्ष्य बेल बूटे की नक्काशी वाला सौंदर्य मानकर चला है, जिसका मार्मिकता या भावुकता से कोई संबंध नहीं। और कलाओं को छोड़ यदि हम काव्य ही को लें तो इस अभिव्यंजनावाद को वाग वैचित्र्यवाद ही कह सकते हैं और इसे अपने यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मान सकते हैं। और आपको याद आ गया होगा कि ये क्वेश्चन खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सिद्धांत को विलायती उत्थान माना है और किस सिद्धांत से उसकी तुलना की है। तो आप देख रहे हैं कि वो है अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद। देखते हैं कि इन्हीं दोनों वादों की दृष्टि से यह कहा जाने लगा कि समालोचना के क्षेत्र से अब लक्षण, नियम, रीति, काव्य भेद, गुण दोष, छंद व्यवस्था आदि का विचार उठ गया। अब इस कथन की व्याप्ति कहाँ तक है यह विचारणीय है। साहित्य के ग्रंथों में जो लक्षण, नियम आदि दिए गए थे वे विचार की व्यवस्था के लिए, काव्य संबंधी चर्चा के सुबीते के लिए, पर इन लक्षणों और नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरफ होने लगा और उन्हीं को बहुत से लोग सब कुछ समझने लगे। जब कोई बात हद से बाहर जाने लगती है तब प्रतिवर्तन, रिएक्शन का समय आता है। यूरोप में अनेक प्रकार के वादों की उत्पत्ति प्रतिवर्तन के रूप में ही हुआ करती है। अतः हमें सामंजस्य बुद्धि से काम लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सामंजस्यवादी आलोचक के तौर पर भी देखा जा सकता है। लिखते हैं कि बेल बूटे और नक्काशी के लक्ष्य के समान काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्य विधान लगातार कहते रहने से काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा है उसका उल्लेख हो चुका है और यह भी कहा जा चुका है कि यह सब काव्य के साथ कला शब्द लगने के कारण हुआ है। हमारे यहाँ काव्य की गिनती 64 कलाओं के भीतर नहीं की गई है। यहाँ इतना और सूचित करना आवश्यक जान पड़ता है कि सौंदर्य की भावना को रूप देने से मनोविज्ञान के क्षेत्र से आए हुए उस सिद्धांत का भी असर पड़ा है जिसके अनुसार अंतः संज्ञा में निहित अतृप्त काम वासना ही कला निर्माण की प्रेरणा करने वाली अंतर्वृत्ति है। यूरोप में चित्रकारी, मूर्तकारी, नक्काशी, बेल बूटे आदि के समान कविता भी ललित कलाओं के भीतर दाखिल हुई। अतः धीरे धीरे उसका लक्ष्य भी सौंदर्य विधान ही ठहराया गया, जबकि यह सौंदर्य भावना काम वासना द्वारा प्रेरित ठहराई गई। जब तब पुरुष कवि के लिए यह स्वाभाविक ही ठहरा कि उसकी सारी सौंदर्य भावना स्त्रीमयी हो गई, अर्थात प्रकृति के अपार क्षेत्र में जो कुछ सुंदर दिखाई पड़े उसकी भावना स्त्री के रूप सौंदर्य के भिन्न भिन्न अंग लेकर ही की जाए। अरुणोदय की छटा का अनुभव कामिनी के कपोलों पर दौड़ी हुई लज्जा की ललाई लाकर किया जाए, राका रजनी की सुषमा का अनुभव सुंदरी के उज्जवल वस्त्र या शुभ्र ह्रास द्वारा किया जाए, आकाश में फैली हुई कादम्बिनी तब तक सुंदर न लगे जब तक वह उस पर स्त्री के मुक्त कुंतल का आरोप न हो। आजकल तो स्त्री कवियों की कमी नहीं है, उन्हें अब पुरुष कवियों का दीन अनुकरण न कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उठती हुई मेघमाला को दाढ़ी मूछ के रूप में देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जब शुक्ल जी लिख रहे हैं तो उस समय हिंदी में महादेवी वर्मा इत्यादि जैसे कवित्रियां आ चुकी थी। तो कह रहे हैं कि पहले तो मान लीजिए पुरुषों की संख्या ज्यादा थी लेकिन अब महिलाएं भी लिखना शुरू कर दी हैं, तो क्या वो भी पुरुष कवियों के प्रतिमानों का अनुकरण करेंगी या फिर कुछ नया भी
वो सोच सकते हैं। कुछ यहाँ पर यही भाव है। अगर आगे देखें तो लिखते हैं, काव्य रचना और काव्य चर्चा दोनों में इधर स्वप्न और मद का प्रधान स्थान रहने लगा है। ये दोनों शब्द काव्य के भीतर प्राचीन समय में धर्म संप्रदायों से आए। लोगों की धारणा थी कि संत या सिद्ध लोगों की बहुत सी बातों का आभास या तो स्वप्न में मिलता था अथवा तन्मयता की दशा में। कवियों को अपने भाव में मग्न होते देख लोग उन्हें भी इस प्रत्यक्ष जगत और जीवन से अलग कल्पना के स्वप्न लोक में विचरने वाले जीव प्यार और श्रद्धा से कहने लगे। यह बात बराबर कवियों की प्रशंसा में अर्थवाद रूप में चलती रही, पर ईसा की 20वीं शताब्दी में आकर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में फ्रायड द्वारा प्रदर्शित की गई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रायड की भी चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, और जब वो लिख रहे हैं तब फ्रायड का काफी प्रभाव था। उपन्यासों में आप देखेंगे आज्ञे, लीलाचंद जोशी और जैनेन्द्र उस समय लिख रहे थे। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस इतिहास ग्रंथ को लिख रहे हैं तब फ्रायड का प्रभाव तमाम विधाओं पर पड़ना शुरू हो चुका था और आलोचना भी उससे अछूती न रही। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी चर्चा यहाँ पर की है। लिखते हैं कि उसने कहा कि जिस प्रकार स्वप्न अंतः संज्ञा में निहित अतृप्त वासनाओं की तृप्ति का एक अंतर विधान है, उसी प्रकार कलाओं का निर्माण करने वाली कल्पना भी। इससे कवि कल्पना और स्वप्न का अभेद भाव और भी पक्का हो गया। पर सच पूछिए तो कल्पना में आई हुई वस्तुओं की अनुभूति और स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की अनुभूति के स्वरूप में बहुत अंतर है। अतः काव्य रचना या काव्य चर्चा में स्वप्न की बहुत अधिक भरमार अपेक्षित नहीं। यूं ही कहीं कहीं साम्य के लिए यह शब्द आ जाया करे तो कोई हर्ज नहीं। अब मद और मादकता लीजिए। काव्य क्षेत्र में इसका चलन फारस में बहुत पहले से अनुमित होता है। यद्यपि इस्लाम के पूर्व का वहां का सारा साहित्य नष्ट कर दिया गया, उसका एक चिट भी कहीं नहीं मिलता, पर शायरी में मद और प्याले की रूढ़ी बनी रही, जिसको सूफियों ने लेकर और भी बढ़ाया। सूफी शायद दीन दुनिया से अलग प्रेम मद में मतवाले आजाद जीव माने जाते थे। धीरे धीरे कवियों के संबंध में भी मतवालेपन और फक्कड़पन की भावना वहां जड़ पकड़ती गई और वहां से हिंदुस्तान में आई। यूरोप में गेटे और वर्ड्सवर्थ के समय तक मतवालेपन और फक्कड़पन की इस भावना का कवि और काव्य के साथ कोई नित्य संबंध नहीं समझा जाता था। जर्मन कवि गेटे बहुत ही व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। इसी प्रकार वर्ड्सवर्थ भी लोक व्यवहार से अलग एक रिंद नहीं माना जाता था। एक खास ढंग का फक्कड़पन और मतवालापन बायरन और शेली में दिखाई पड़ा, जिनकी चर्चा यूरोप ही तक न रहकर अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ हिंदुस्तान तक पहुंची। इससे मतवालेपन और फक्कड़पन की जो भावना पहले से फारसी साहित्य के प्रभाव में बांधती आ रही थी, वह और भी पक्की हो गई। भारत में मतवालेपन या फक्कड़पन की भावना अघोर पंथ आदि कुछ संप्रदायों में तथा सिद्ध बनने वाले कुछ साधुओं में ही चलती आ रही थी। कवियों के संबंध में इसकी चर्चा नहीं थी। यहाँ तो कवि के लिए लोक व्यवहार से कुशल होना आवश्यक समझा जाता था। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कवि के जो लक्षण कहे हैं, उसे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। यह ठीक है कि राजशेखर ने राजसभाओं में बैठने वाले दरबारी कवियों के स्वरूप का वर्णन किया और वह स्वरूप एक विलासी दरबारी का है, मुक्त हृदय स्वच्छंद कवि का नहीं। पर वाल्मीकि से लेकर भूति और पंडित राज जगन्नाथ तथा चंद से लेकर ठाकुर और पद्माकर तक कोई मद से झूमने वाला लोक व्यवहार के अनभिज्ञ या बेपरवाह फक्कड़ नहीं माना गया। तो देख रहे हैं पूरा परंपरा को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा हुआ है। आगे लिखते हैं कि प्रतिभाशाली कवियों की प्रवृत्ति अर्थ में रत साधारण लोगों से भिन्न और मनस्विता लिए होती है तथा लोगों के देखने में कभी कभी एक सनक सी जान पड़ती है। जैसे और लोग अर्थ की चिंता में लीन होते हैं, वैसे ही वे अपने किसी उद्भासित प्रसंग में लीन दिखाई पड़ते हैं। प्रेम और श्रद्धा के कारण लोग इन प्रवृत्तियों को अतियुक्ति के साथ प्रकट करते हुए मद में झूमना, स्वप्न में लीन रहना, निराली दुनिया में विचरना इत्यादि कहने लगे। पर इसका यह परिणाम न होना चाहिए कि कवि लोग अपनी प्रशस्ति की इन अत्युक्त बातों को ठीक ठीक चरितार्थ करने लगे। लोग कहते हैं कि समालोचक गण अपनी बातें कहते ही रहते हैं, पर कवि लोग जैसी मौज जैसे होती है वैसी रचना ही करते हैं। पर यह बात नहीं है। कवियों पर
साहित्य के मीमांसकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुतेरे कवि विशेषतः नए उनके आदर्शों के अनुकूल चलने का प्रयत्न करने लगते हैं। उपरोक्त वादों के अनुकूल इधर बहुत कुछ काव्य रचना यूरोप में हुई, जिसका कुछ अनुकरण बंगला में हुआ। आजकल हिंदी की जो कविता छायावाद के नाम से पुकारी जाती है, उसमें इन सब वादों का मिला-जुला आभास पाया जाएगा। इसका तात्पर्य यह नहीं कि इन सब कवियों ने उनके सिद्धांत सामने रखकर रचना की है। उनके आदर्शों के अनुकूल कुछ कविताएं यूरोप में हुई, जिनकी देखा-देखी बंगला और हिंदी में भी होने लगी। इस प्रसंग में इतना लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि यूरोप के साहित्य क्षेत्र में फैशन के रूप में प्रचलित बातों के कच्चे-पक्के ढंग से सामने लाकर कुतूहल उत्पन्न करने की चेष्टा करना अपनी मस्तिष्क शून्यता के साथ ही साथ समस्त हिंदी पाठकों पर मस्तिष्क शून्यता का आरोप करना है। काव्य और कला पर निकलने वाले भड़कीले लेखों में आवश्यक अभिज्ञता और स्वतंत्र विचार का अभाव देख दुख होता है। इधर कुछ दिनों से सत्यम शिवम सुंदरम की बड़ी धूम है, जिसे कुछ लोग शायद उपनिषद वाक्य समझ अपने यहाँ भी कहा है लिखकर उद्धृत किया करते हैं। यह कोमल पदावली ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर की है और वास्तव में द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है। सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, देख लीजिए किसका अनुवाद यहाँ पर है। और कहा गया कि महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर की कोमल पदावली और वास्तव में द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है। बस इतना और कहकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूं कि किसी साहित्य में, यहाँ से ध्यान रखना है, किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नकल उसकी अपने उन्नत या प्रगत नहीं कही जा सकती। बाहर से सामग्री आए, खूब आए, पर वह कूड़ा करकट के रूप में न इकट्ठी की जाए। उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुंचे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि नकल करना अच्छी बात है, लेकिन अपना भी कुछ वजूद होना चाहिए। तो आप नकल कीजिए, लेकिन कूड़ा करकट को इकट्ठा मत कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मूल चीज पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोर दिया है और लिखा कि जब हम अगर बाहर से जो भी नकल हमने की है, उसकी अगर कड़ी परीक्षा की जाए और उसका व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, तभी स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुंच सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो लेक्चर काफी लंबा रहा और पढ़ते-पढ़ते मुझे भी थकावट सी आ गई। उम्मीद है कि आप सुनते-सुनते थके तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा-सा बोर ज़रूर हुए होंगे, चूँकि ये आलोचनात्मक खंड था और आलोचना को समझना आसान नहीं होता है। फिर भी हमने कोशिश की कि छायावादी युग में जो हिंदी आलोचना लिखी जा रही थी, जो भी आलोचक थे, उनके ऊपर यूरोप के विचारों का, यूरोप के सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई पड़ा था और आलोचना टेढ़ी-मेढ़ी रास्तों से आगे बढ़ रही थी। नकल और प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा था। जहाँ-तहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसके तरफ संकेत भी किया और चिंता भी व्यक्त किया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।